नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल बहुजन संवाद में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा मुद्दा है पेपर लीक मोदी सरकार। साथियों, जिस तरीके से अभी जो नीट के पेपर्स हैं, जो उनका मामला अभी शांत भी नहीं पड़ा था कि अभी 18 जून को जो नेट का पेपर हुआ उस पेपर को भी रद्द कर देना पड़ा। तो यहाँ पर ये कारण वही पुराना पेपर लीक। सभी पेपर देखा जाए एक के बाद पेपर लीक होते चले जा रहे हैं। और इसमें जिस तरीके से नेशनल टेस्ट एजेंसी है, जिसकी जिम्मेदारी है कि वह पेपरों की सुचारू रूप से इसको परीक्षाएं कराए और अच्छी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं इस परीक्षा में बैठे और फिर बाद में इनका भविष्य इसके ऊपर आधारित होता है। परंतु जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बार बार पेपर लीक हो रहा है और नीट का मामला तो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और नेट के लिए जो अभी एग्जाम दिया था, जो प्रोफेसर बनने के लिए या जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स थे, उन लोगों ने जो नेट के एग्जाम दिए थे वो भी रद्द कर दिए गए हैं और उस पर सीबीआई की जांच भी बिठा दी गई है। तो यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर कब तक हमारे देश के भविष्य के जो भविष्य निर्माता है, जो भविष्य के हमारे नागरिक है, उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ चलता रहेगा। अभी देखा जाए तो मोदी जी को तो कोई परवाह ही नहीं है। बेशक वो एनडीए की सरकार में बैठे हैं, परंतु एनडीए की सरकार में बैसाखियों पर बैठे हुए हैं और ऐसे में उनको बच्चों के भविष्य की परवाह नहीं है, परंतु स्पीकर बनवाने की परवाह है। तो जब यहाँ पर इसी मुद्दे पर कि मोदी सरकार या अब तो एनडीए सरकार कहा जाए, मोदी सरकार कह के बेचारे मोदी को क्यों परेशान करना, हमेशा उसको पिछले 10 साल याद आएंगे। तो ये तो एनडीए की सरकार है। इस एनडीए की सरकार में बार बार जो पेपर लीक होते हैं उसमें इस चर्चा में मेरे साथ हैं, साथ ही मेरे संचालन में मेरे साथ है डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी और साथ ही यहाँ पर सोनू यादव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू यादव जी का परिचय है, प्रदेश सह सचिव है RYAF उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर सोनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ अवधेश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। अवधेश सिंह जी तो खुद ही असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वाणिज्य विभाग में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में। आप दोनों हमारे साथी पैनलिस्ट का स्वागत करती हूँ। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़ गए हैं। जागृति राही जी हैं, वह हमेशा इस कार्यक्रम में आती हैं और अपना जो भी आउटपुट है बहुत ही सुनिश्चित तौर पे अपनी बात रखती है, जो भारत जोड़ो अभियान के साथ जुड़ी हुई है, राष्ट्र अभियान। और इसी साथ में हमारे साथ मनीष कुमार जी जुड़े हुए हैं आइसा से। तो मैं इन सभी का स्वागत करते हुए आज सबसे पहले मैं सोनू यादव जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। सोनू जी आप आइए और इस विषय पर अपनी टिप्पणी दीजिए। जी सोनू यादव जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को मुझे बोलने का मौका दिया गया। एक्चुअली ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, अभी जो हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ और उसके बाद यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ और उसके पहले भी पेपर लीक की एक लंबी फहरिस्त रही है। तो पेपर लीक कोई नई बात नहीं है। नई बात ये है कि हमारी जो सरकार है, हमारा जो पूरा तंत्र है, ये कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहा है। ये पूरी तरह से जो नकल माफियाओं का गठजोड़ है, तो उसके सामने पूरी तरह से एकदम असमर्थ अपने आप को दिखा रहा है। और जो एक मेन सवाल उठ रहा है पूरे पेपर लीक में, अभी नीट के पेपर में और यूजीसी नेट के पेपर में, वो सबसे मेन सवाल एनटीए पर उठ रहा है कि आखिर एनटीए इतनी बड़ी संस्था है और वो पेपर लीक क्यों नहीं रोक पा रही है। तो जब हम एनटीए के पीछे झांक कर देखते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़े एक नेक्सस का पता चलता है। क्योंकि मैंने ढेर सारा रिसर्च किया एनटीए पर, तो मुझे पता चला कि एनटीए अपने आप में कोई संस्था नहीं है। सिर्फ एक वेबसाइट बना दी गई, दिल्ली में एक ऑफिस खोल के उसका पता दे दिया गया, ऑनलाइन वेबसाइट पे टेंडर निकाल दिए गए और ढेर सारी प्राइवेट जो आईटी फर्म है, प्राइवेट कंपनियां हैं, उन प्राइवेट कंपनियों को टेंडर बांट दिया गया। और वो प्राइवेट कंपनियां किस तरह से एग्जाम करवाती हैं, जमीन पे किस तरह से
जो एग्जाम करने का पूरा प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट करती हैं, वो बहुत ही हास्यास्पद है। उसमें हम देखें तो हम एग्जाम्पल के तौर पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकते हैं, जो टाटा का एक आईटी फर्म है। वो सबसे बड़ा प्लेयर है। टाटा का जो आईटी फर्म है वो सबसे बड़ा प्लेयर है एनटीए के द्वारा एग्जाम करवाने में। तो जो टाटा का जो फर्म है टीसीएस है, वो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लोर करता है, एक्सेस करता है एग्जाम करवाने में। पूरी तरह से जो मैन पावर इस्तेमाल होती है वो ठेके पर ली जाती है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट पर ली जाती है, और उनको पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। तो जिस तरह से जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो एग्जाम करवाने के पूरे मेजर्स हैं, उनका जो वायलेशन होता है, उसी का नतीजा है कि पेपर लीक लगातार हो रहे हैं और रुक नहीं रहा है। और इसमें एनटीए के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश भी है, क्योंकि जब एनटीए को टेंडर दिया जाता है तो टेंडर के बदले वो सरकार को फेवर करते हैं, वो सरकार को चंदा देते हैं। तो चंदा और धंधा जो मॉडल मोदी सरकार का एक बहुत पॉपुलर मॉडल है, चंदा धंधा मॉडल, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट एनटीए के साथ है। इसलिए चंदा और धंधा मॉडल और जो नकल माफियाओं का गठजोड़ है, ये पूरा एक नेक्सस बना हुआ है, जिसके चलते जो सरकार है, जो पूरा तंत्र है, वो असहाय हो चुका है। वो पेपर लीक पर रोक लगाने में बिल्कुल असमर्थ है। तो इतनी ही बात है, बाकी और बातें होंगी और आशा की अपना विचार रखेंगे। जी सोनू जी, आपने बहुत ही सही तरीके से जानकारी दी है कि नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो एक तरह की कागज पे समझो मतलब संस्था है, परंतु कागज पे बनी हुई संस्था टाइप की है, और जो कि टेंडर के थ्रू काम करती है, और ये प्राइवेट कंपनियों को ये सारे काम सौंपती है। इसलिए जो इसके लिए सिक्योरिटी चेक होने चाहिए उसका पूरा वॉयलेशन हो रहा है। आपने ये बात को रख के हमारे श्रोताओं को बहुत सही जानकारी दी है। अब मेरे साथ यहाँ पर अवधेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। मैं अवधेश सिंह को बुलाना चाहूंगी। उससे पहले शशांक यादव जी है, पूर्व विधायक, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो अवधेश सिंह जी, यहाँ पर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे सभी मध्यम वर्गीय परिवारों में अगर बच्चा छोटा होता है तो उससे पूछते हैं, 10 बच्चों से पूछा जाए कि बेटा आगे बढ़ के क्या बनना है, तो सारे बच्चे कहते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। आपके सभी के घरों में ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे। और उन 10 बच्चों में से 5 बच्चे इतने सीरियस हो जाते हैं कि भविष्य में डॉक्टर बनने के सपने देखने लगते हैं। परंतु जिस तरीके से नीट के जो हालात हुए, आपने देखा 24 लाख बच्चों ने नीट के एग्जाम दिए, और उन 24 लाख बच्चों का भविष्य आज अधर में अटका हुआ है। तो उसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल पड़ा है, और उसमें जो 1563 बच्चे थे जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे, उनको दोबारा परीक्षा देने की बात कही गई है। और साथ ही ये प्रश्न भी चल रहा है कि 24 से 24 लाख को दोबारा परीक्षा में बिठाया जाए या नहीं बिठाया जाए। तो अभी तो ये मामला चल ही रहा था और ये नेट का मामला भी सामने आ गया। तो अवधेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इस विषय पर टिप्पणी दीजिए। जी, आप अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रही है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट कीजिए जी। नहीं, आवाज नहीं आ रही है जी। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, जब तक नहीं होते तब तक आगे बढ़िए। ठीक है। अभी साथ ही हमारे साथ मनीष कुमार आयसा से भी जुड़े हुए हैं। तो मनीष जी से भी मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि वे आए और इस विषय पर अपनी टिप्पणी रखिए। मनीष कुमार जी, उपाध्यक्ष आयसा के उत्तर प्रदेश से। जी मनीष कुमार जी। जी शुक्रिया मैम, मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज जा रही होगी आप सब। हाँ जी जी जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और खास करके देश में अभी जो सरकार है, जनता के मैंडेट को धक्का बताते हुए इन लोगों ने तीसरी बार में अपनी सरकार बनाई। ये लोग इसके पहले के भी अपने कार्यकाल में इस देश के संविधान के लिए, इस देश की अल्पियत के लिए, माइनॉरिटी के लिए, दलित समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक के लिए एक बड़ा खतरा साबित रहे। बेरोजगारी इनके लिए कोई सवाल नहीं है, इस देश की बदहाल होती शिक्षा व्यवस्था इनके लिए कोई दर्द नहीं है। इनके शासनकाल में जो बची कुछ नौकरियां हैं, पहले तो नौकरियां सरकारी परमानेंट जो नौकरी जिसकी उम्मीद इस देश का युवा लगाता था, वो नौकरियां खत्म हो चुकी हैं, खत्म करी जा रही हैं। जो बची कुछ नौकरियां हैं उनको अग्निवीर बनाया जा रहा है।
पहले सेना की भर्ती में अग्निवीर ला करके पूरी इस देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। अब पुलिस जैसी संस्थाओं में भी अग्निवीर को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जो भी इस तरह की परमानेंट नौकरियां हैं उन पर हमला किया जा रहा है। अब आते हैं देश की शिक्षा व्यवस्था और बची कुची नौकरियों पर। तो एनटीए एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से इन लोगों ने एक, जैसा अभी सोनू जी बता रहे थे, कि तमाम प्राइवेट कंपनियों का कोलैबोरेशन करा करके तमाम इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम और यूजीसी नेट के माध्यम से जो पात्रता परीक्षा और स्कॉलरशिप देने के जो तमाम एग्जाम्स है वो कराए जाते हैं, वो पूरी तरीके से एक प्राइवेट कंपनियों का सरकार सत्ता में बैठे मठाधीशों का एक पूरा नेक्सस बन चुका है, जो इस देश के एजुकेशन के लिए, इस देश के एम्प्लॉयमेंट के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। और जब से एनटीए आया है, आप देखेंगे कि चाहे वो इंजीनियरिंग के एग्जाम में, चाहे वो मेडिकल के एग्जाम में, और अब स्थिति यहाँ तक आ गई है कि पीएचडी के एंट्रेंस में नेट की जो परीक्षा हुई है उसके भी पेपर बड़े धड़ल्ले से लीक हो रहे हैं, और इसका शिकार इस देश की बड़ी आबादी हो रही है, युवाओं की बड़ी आबादी हो रही है। और उसका परिणाम आप देखिए कि तमाम आत्महत्या की खबरें आ रही हैं, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस सरकार के लिए किसी भी प्रकार का कोई सरदर्द या कोई चिंता का विषय नहीं है। यानी रोजगार, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और बावजूद इसके इस सरकार के लिए कोई सरदर्द नहीं, कोई सवाल तो नहीं है। और आप देखिए कि पहले वही एनटीए जिस नीट की परीक्षा में धांधली को से इनकार करती है, वही एनटीए परीक्षा में धांधली को स्वीकार करते हुए उस पूरे पेपर को रद्द करना पड़ता है। लेकिन उसी एजेंसी की बेशर्मी देखिए कि नीट की परीक्षा में हस्तक्षेप और डांट फटकार के बावजूद जहां सैकड़ों लाखों बच्चों का भविष्य अधर है, उस परीक्षा को कैंसिल कर रहे हैं। ये साफ इंडिकेशन है। मनीष कुमार जी, आपकी जो चर्चा है बहुत सही दिशा में जा रही है, परंतु आपकी आवाज में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, बार बार कट रही है। तो मैं आपको दोबारा से इनवाइट करती हूँ, आप देख लीजिए नेटवर्क सब ठीक है या नहीं। मैं आपको दोबारा से इनवाइट करती हूँ। इसी के साथ ही हमारे बीच में जागृति राही जी भी है। जागृति, जैसे कि आपको शायद मालूम ही होगा कि 2024 फरवरी 2024 में पार्लियामेंट में एक लॉ पास किया गया है। वो पार्लियामेंट में ये कहा गया पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। तो ये जो लॉ पास किया गया है, तो कहने को तो ये लॉ बनने के बावजूद भी आज तक भी लोगों को इसका डर नहीं है। इसका मतलब फरवरी 2024 में लॉ पास हो गया और इसके अंदर ये 3 से 5 साल तक की सजा का भी इसके अंदर प्रावधान है, और साथ ही साथ इसके अंदर 10 लाख रुपए तक का फाइन भी है। तो ये एक कानून बन जाने के बाद भी लोगों को डर नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं जागृति जी? आप अपनी बात रखिए जी। धन्यवाद। सभी पैनलिस्टों को नमस्कार और भोजन संवाद के दर्शकों को भी नमस्कार। मैं सीधे ये कहना चाहती हूँ ना कि ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर है उनका अपने आप में, और बहुत बड़ा फेल्योर है। जो उनका एक बड़ा समर्थक तबका था जिसमें युवा थे देश के बड़ी संख्या में, आज पूरे 10 साल का रिपोर्ट कार्ड उठाकर देख लीजिए तो जैसे बाकी संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा करके उन्हें बर्बाद किया है, शिक्षा उसमें सबसे पहले नंबर पे आएगी। शिक्षा की पूरी व्यवस्था को इन लोगों ने एकदम अजीब से कानून लाकर, व्यवस्थाएं बनाकर, कंट्राडिक्टरी डिसीजंस लेकर, प्राइवेटाइज्ड करके, महंगा करके बर्बाद किया है और माफियाओं के हाथ में पकड़ा दिया है। और इसका पूरा नतीजा भुगत रहा है हमारा देश का युवा, जो बुरी तरह से अवसाद में जा रहा है और निराशा की गर्त में जा रहा है कि उसका फ्यूचर इस देश में क्या हो सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की अगर मैं बात करूं, अभी कल वो बनारस होकर गए हैं, वो एक्टर ज्यादा लग रहे हैं, राजनीतिज्ञ कम लग रहे हैं, क्योंकि राजनीति अगर वो आती तो वो कहीं ना कहीं इस पे रिएक्ट करते। पर इतना 24 लाख बच्चों के, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं वो डॉक्टरी की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के फ्यूचर के लिए, और जो हायर एजुकेशन में नेट का एग्जाम देने वाले बच्चे, मतलब पीएचडी स्कॉलर्स जो इस देश के होने वाले बच्चे हैं, उनके फ्यूचर की उनकी चिंता नहीं है। और वो हर संडे को मन की बात करके और बच्चों को एग्जाम देने के तरीके सिखाते हैं। अजीब कंट्राडिक्टरी व्यवहार है उनका। मुझे तो उनका मनोविज्ञान ही प्रॉब्लमेटिक लगता है कि वो कोई भी मामला जो
देश के किसी मसले से जुड़ा होता है उस पे वो चुप्पी साध लेते हैं और फिर उनको अजीब अजीब बातें और अजीब अजीब अपने एक इल्यूजन्स में जो है जीने की आदत है, उसी तरह की बातें करके अब अभी विदेश घूम रहे हैं जहाँ उनका कोई रोल नहीं है, वहां वो घूम कर आए हैं और अपनी सरकार के लिए विश्वास मत लेने की उनको कोई जल्दी नहीं है। तो ये तो वर्किंग है इस देश के सरकार के मुखिया की। और आप नुकसान की बात करें तो आप सीधे सीधे इसको, मैं तो ये कहूंगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया है सरकार के लिए बोर्ड का एग्जाम लेना। अगर आप 1700 रुपए फीस इस एक नीट में 24 लाख बच्चों की जोड़े तो 400 करोड़ रुपए से ज्यादा होते हैं, जिसपे जो कमा ली इस सरकार ने। और उसके बाद 60 लाख रुपए घूस जो बिहार में बच्चों ने एक्सेप्ट किया है कि ली गई है पेपर खरीदने के लिए, वो 60 लाख रुपए के लिए 25 बच्चों के लिए, मान लीजिए 24 बच्चे टॉप किए हैं और उसमें 24 नहीं गलत हो तो भी जो क्रीम बच्चे हैं उनका नंबर खराब करके उनको पीछे रख के जो 10 लाख रुपए एक पेपर की कीमत अदा कर रहे हैं, उन बच्चों को देश के लोगों का चिकित्सा का दारोमदार देने की बात कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कि कितना अजीब बात है। और आज से नहीं हो रहा है ये, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है। व्यापम घोटाला जो है जिसमें 10-20 लोगों की जान गई, वो उस समय से जांच चल रही है, अभी फिर जांच करा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि गुजरात में सेंटर बनता है जहां से देश भर के बच्चे जाते हैं और उसके लिए वेबसाइट बार बार खोली जाती है। एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने की वेबसाइट कई बार खोली गई, पहली बार ऐसा हुआ, और उसके बाद उनसे भरवा करके इस तरह से किया गया। और 60 सीटें हमारे, एक सीधी सी बात, मैं सुबह से आज विषय था और मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ इस विषय को लेके, क्योंकि मेरा खुद का भतीजा जिसने 99% नंबर लाया है, वो बच्चा भी एग्जाम में बैठा था। तो मेरा दर्द है इस चीज को लेकर के। टॉपर बच्चा है मेरा और नहीं कुछ हो पा रहा है उसका, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये जो बच्चे 60 सीटें कुल एम्स में है और उस 60 में से 67 बच्चे इस बार टॉपर हैं। कौन से बच्चे एम्स में जाएंगे पढ़ने के लिए और किनको कहाँ आप एडजस्ट करिएगा पता नहीं है। और अगर वो बच्चे वाकई में, उनमें से सभी बच्चे अगर अच्छे हैं पढ़ने में तभी वो एग्जाम दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए उन सभी के साथ भी अन्याय होने जा रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम एनटीए का जो इन्होंने बनाया है, या इवन जो यूनिवर्सिटीज के एडमिशन की प्रक्रिया जो नई बनाई है, सेंट्रलाइज्ड करके सारा यूनिवर्सिटीज का पावर छीन के और एक एजेंसी को पकड़ा दिया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स के तमाम बच्चों का एडमिशन ही नहीं हुआ, जो सीटें खाली चली गई। और कहीं पे ऐसा हुआ कि बच्चे इनरोल होने ही रह गए। इस तरह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आई है। प्रोफेसर साहब लोग बैठे हैं, उनको पता है अच्छी तरह से कि यूनिवर्सिटीज की हालत क्या हो गई है, डिपार्टमेंट्स की हालत क्या हो गई है। सारे के सारे वीसी सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि उनका एक विचारधारा के संगठन के साथ संबंध है, ना कि उनकी एकेडमिक योग्यता के बल पर। प्रोफेसरों की नियुक्ति भी ऐसे ही होती है, टीचरों की नियुक्ति भी ऐसे ही होती है कि फलाना संघ के आप किसी बड़े नेता का लेटर लेके आइए तो आपकी नियुक्ति होगी, नहीं तो आपकी नियुक्ति नहीं होगी। तो जब गुणवत्ता का पैमाना ही आपका भ्रष्ट हो गया है संस्था पे कब्जे और शिक्षा पे कब्जे के नाम पर, तो आप किसी भी चीज को क्वालिटी कहाँ से देख पाएंगे। और दुखद ये है ना कि इस देश में डॉक्टरी की पढ़ाई या आईएएस पीसीएस का एग्जाम या यूनिवर्सिटी के नेट का एग्जाम सबसे ज्यादा हाई लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला एग्जाम हुआ करता था। पुराने सिस्टम में भी कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन आपने तो नया सिस्टम बिल्कुल ही रद्द कर दिया है, ये साबित हो चुका है 10 सालों में। और सारे बच्चे इस बात की शिकायत करते हैं। आप कभी कोशिश किए मन की बात में कि बैठा के बच्चों से पूछें कि बेटा तुम लोग जो नया हम प्रयोग कर रहे हैं उसका जो खामियाजा भुगत रहे हैं, तुमको क्या कहना है? आपने कभी सुनने की कोशिश की है? तो नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसी दौर में कॉलेज भी गए, यूनिवर्सिटी भी गए। कभी उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में 99% कट ऑफ में और 100% कट ऑफ में एडमिशन मिलता है, फिर उनको कहा जाता है कि नहीं अब तुम तो यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली तुमको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम वापस अपने यहाँ बनारस चले जाओ। तो इस तरह का ट्रॉमा जो है हमने अपने घर में अपने बच्चों को देखा है। कोरोना के टाइम पे जब बच्चे स्कूलों कॉलेजों में जा नहीं पा रहे थे, इन्होंने जिस तरह का एजुकेशन के साथ खिलवाड़ किया वो भी हमने देखा है कि किस तरह से पूरी पीढ़ी फ्रस्ट्रेट होकर और एजुकेशन सिस्टम से निराश होकर, अपने फ्यूचर के लिए निराश होकर के ली रही है।
और मध्यम वर्ग, इस देश का मध्यम वर्ग जो अपनी पूरी कमाई अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दे देता है, 2-2 लाख रुपए फीस एक साल में, 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख फीस देता है, बच्चों को पीजी की रहने का खर्चा देता है, अपनी पता नहीं कहां से कैसे जुगाड़ करता है, वो पूरा मध्यम वर्ग तबाह हो रहा है क्योंकि उसका बच्चा खुद फ्रस्ट्रेट हो रहा है और वो उसका पैसा पूरा का पूरा वेस्ट में जा रहा है। तो ये समस्या केवल 24 लाख बच्चों के एक एग्जाम में बैठने और ना बैठने की नहीं है, ये समस्या इतनी बड़ी है जिससे समाज, इस देश का पूरा मध्यम वर्ग और पूरा जो गरीब बच्चों को तो अपने एजुकेशन से पहले ही बाहर कर दिया है। वो तो बेचारे सोच ही नहीं सकते हैं कि डॉक्टरी की परीक्षा देने के लिए बैठेंगे और उसमें पास होंगे, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो सिस्टम हुआ करता था पढ़ाई का, उसको आपने इतना प्राइवेटाइज्ड और महंगा कर दिया है कि वो नहीं सोच पाएंगे इस तरह से करने का। और सारे के सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो हम समझ देश में इसकी बात करें अगर तो 40-42 तरह के मतलब पेपर लीक हो चुके हैं, 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं देश भर में। और आप देखिएगा कांस्टेबल भर्ती से लेके, मतलब कांस्टेबल जो 10वीं भर्ती होती है उससे लेकर के और डॉक्टरी और पीएचडी के एंट्रेंस तक का हर पेपर लीक हो रहा है और हर बार बच्चों को फीस वापस नहीं दी जाती है। आपने अगर ये हुआ तो आप कम से कम उन बच्चों का जो खर्चा हुआ है वो फीस तो उनको वापस करिए। इंजीनियरिंग का एग्जाम देने के लिए 10-10 सेंटर पर हर पेपर का 2-2 हजार रुपए फीस भरता है बच्चा और 5,000 खर्चा करता है आने जाने में और रहने में, और कितनी मुश्किल से एग्जाम देता है, उसका पूरा एज निकल जाती है, पूरा का पूरा पढ़ाई का कंसंट्रेशन जो उसने लगाया, अपना सारा जो यूथ का जो एक लाइफ होता है वो आज फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप कोटा में देखिए कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ इस चीज को लेकर के कि कैसे हम लोग इस चीज से डील कर पाएंगे, और शायद इस सरकार को तो इसी बात पे अवधेश जी बैठे हैं वो सहमत होंगे मेरी बात से कि ये जो महाशय हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं सो कॉल्ड, उनको इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री को मतलब मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में लोगों को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए। अभी तो कॉन्फिडेंस ही नहीं मिला है इनको, हालांकि पास ही नहीं हुए हैं अभी, लेकिन ये खुद फेल हो रहे हैं अपने एग्जाम में। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों को इस तरह से राज करने का कोई हक नहीं है। आप चाहे मैंडेट लेकर के 240 पे पहुंच गए हो, लेकिन आप जिस तरह सरकार चला रहे हैं, युवाओं से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इस एक मुद्दे को लेके मैं कहती हूँ कि इन लोगों को राज करने का सहूर नहीं है और इनके अंदर काबिलियत नहीं है। ये खुद पढ़े लिखे नहीं है, ये नहीं समझ सकते पढ़े लिखे लोगों का दर्द। धन्यवाद। जी जागृति राही जी, आपने तो बहुत विस्तार से इस प्रश्न को, जैसे कि हर एक माँ की आवाज है, हर एक दिल की आवाज है, इस तरीके से यहाँ पे इस शो में आपने अपनी बात को रखा है और आपने बताया है कि ये संस्थाओं को कमजोर करके बर्बाद कर दिया गया है और उसमें शिक्षा को तो बहुत ज्यादा इन्होंने उसका दुरुपयोग किया है और प्राइवेटाइजेशन के नाम पे शिक्षा को महंगा भी बहुत कर दिया है। साथ ही अजीबोगरीब ये लोग कानून लेके आए हैं और एक अजीबोगरीब कानून में, क्योंकि मैं गुजरात की हूँ तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि इस कानून के अंदर मतलब गुजरात में एक जो स्कूल के टीचर्स के लिए टेट की परीक्षा जो पास कराते हैं उनको टीचर बनाने के वो योग्यता हो जाती है उनकी। परंतु यहाँ पर अब हमारे गुजरात में पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है और बच्चों को घसीट के ये लोग आंदोलन ना करें इसके लिए रोक रहे हैं और कहा जा रहा है कि भैया आपको मतलब सिर्फ 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर बनाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं एक शिक्षक को भी 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। मतलब हर चीज को कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग से ये लोग सारे काम कराना चाहते हैं और किसी भी तरीके से आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे दिया है कि फीस वापस नहीं करते हैं। सही बात है, यहाँ पे अगर 9 लाख बच्चों ने नेट की एग्जाम दी है तो आप देखिए उन्होंने कितनी फीस भरी है और इसी तरह किसी नीट में भी कितने लोगों ने बच्चों ने एग्जाम दिए 24 लाख। तो ये सारा पैसा कहाँ गया, किसके पास जाएगा? जी मैं अवधेश जी अब आप ही के पास आने वाली हूँ। तो अब मेरा अवधेश जी से गुजारिश है कि आप इन सब मुद्दों पे आगे बढ़कर अपनी बात करिए। जी अवधेश जी। धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरी आवाज पहुंच रही होगी आप सब तक। जी हाँ जी मैम, जो कि जागृति मैम अभी बात कर रही थी, फीस की बात कर रही थी कि फीस वापस होना चाहिए। देखिए आरओ का पेपर हो, उसके बाद सिपाही भर्ती हो, लगभग चुनाव के पहले ही मुद्दे काफी मतलब प्रमुखता से उठाए गए थे
और विपक्ष पार्टियों द्वारा इसको जो है, जो भी पेपर लीक होना या इस तरह की बातें थी, शिक्षा को तो बर्बाद कर ही दिया था, लेकिन पेपर लीक कम से कम हम लोग का ही प्रयास था। इसके लिए राहुल गांधी जी ने बोला था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम लोग कड़े कानून बनाएंगे। उस चीज से भी लोगों ने सीख नहीं। जहाँ तक फीस वापस करने की बात है, उसमें मैं एक बात ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि सिर्फ फीस नहीं लगी बच्चों की। मैं चूंकि विश्वविद्यालय से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ हूँ, बच्चों का जो एग्जाम था नेट का वो 18 जून को था। बच्चों की परीक्षाएं जो है मई में खत्म हो गई, और इस परीक्षा को देने के लिए जो अलग अलग दूर दराज के राज्यों और शहरों से बच्चे आते हैं विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए, वो बाहर कमरे लेके बेचारे तैयारी कर रहे थे। और कुछ बच्चे जो अपने घरों को चले गए थे, वो बस से, ट्रेन से, बाइक से आए यहाँ पे सेंटर पे एग्जाम देने के लिए। और ऐसे बच्चों को जब पता चलता है कि परीक्षा देने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बाद हमारा पेपर लीक हो गया है, कैंसिल किया जा रहा है, तो बहुत ही पीड़ादायक होता होगा। ये वही समझ सकता है। हम लोग क्योंकि इस परीक्षा को दिए नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं प्रतिभागी हमारे, ये लोग परीक्षा नहीं दिए, लेकिन जिस बच्चे के ऊपर बीत रही सबसे ज्यादा तो, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों से रात 10 बजे से ही कल से बात कर रहा हूँ जब ये सूचना आई, और मैं आप लोगों को बताऊं कि जो बहुत प्रबल समर्थक माने जाते थे इन लोगों के, इनके नेता के, मैं नाम नहीं लूंगा पार्टी की, वो लोग भी अब जो है इनसे मतलब सीधे नाराजगी अपने, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से ये लोग जाहिर कर रहे हैं कि नहीं, इस तरीके की सरकार तो हमें नहीं चाहिए थी। और आपको मैं बताऊं, जैसा कि अभी अनम्यूट कीजिए, म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। अवधेश जी की बात बीच में ही रुक गई, शायद उनका नेट चला गया है, परंतु उनकी जो अंतिम बात थी कि इस तरह की सरकार तो नहीं चाहिए। तो हम तो ये कहेंगे कि ये सरकार तो धोखेधड़ी से बनाई गई सरकार है, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो विश्लेषण हो रहे हैं अलग अलग स्टेज पे, उसमें बताया जा रहा है कि 140 के ऊपर सीटों पर, 143 सीटों के ऊपर लगभग ईवीएम ने गड़बड़ी की है और करोड़ों वोटों का इधर से उधर ट्रांसफर किया है। खुद नरेंद्र मोदी जी जब पहले ट्रेल हो रहे थे शुरुआती दौर में, और खुद को जो विश्व गुरु कहलाते हैं, खुद को जो ये अपने आप को विश्व में डंका बजाने वाली बात करने वाले व्यक्ति, मैं तो ये कहूंगी मतलब हारते जीते हैं, बहुत मुश्किल से जीते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में सही कहा जाए तो इनकी बैसाखियों वाली सरकार है। तो अब इस बात को, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में सोनू यादव जी हैं। आप भी अपनी बात को फिर से आप कुछ कहना चाहे तो आप कहिए जी, टिप्पणी करिए। मुझे अब ये कहना है, अभी बात हो रही थी जैसे कि मैम ने कहा कि जो उनकी जो फीस लगी है उसको मुआवजे के बदौर वापस देना चाहिए, लेकिन हम उसमें देख रहे हैं कि सिर्फ बात फीस तक नहीं रह गई है, क्योंकि एक सिलसिले तरीके से जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, एक सीक्वेंस बनता जा रहा है। तो अब बतौर ऑर्गेनाइजेशन, मैं एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी हूँ, तो हम लोगों ने ये मांग की कि सिर्फ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अब विश्वविद्यालय को हर्जाने की मांग करनी चाहिए। हर्जाने की मांग जो है, जब से परीक्षा संपन्न हुई है और जब तक हर्जाना वो दें, जब तक इस पर डिसीजन आए, उसके बीच में वो जो ड्यूरेशन है 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको हर्जाना दिया जाना चाहिए। तब जाके ये पेपर लीक पर रोक लगाएंगे और इसको सीरियसली लेंगे। और ढेर सारे कानून ऑलरेडी पार्लियामेंट में बने हैं, बनाए जा रहे हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सरकार खुद अपने ही बनाए हुए कानूनों को नहीं मानती, तो फिर उस कानूनों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जहाँ तक बात रही इस बार जो मोदी सरकार है, जो कि अब एनडीए सरकार हो चुकी है, उनके तीसरे कार्यकाल की, तो हम देख ही रहे हैं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जिस तानाशाही के साथ सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, कब तक चलेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो सरकार का रवैया है, वो रवैया पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है, और जिस तरह से लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। पेपर लीक के खिलाफ आज इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में और दिल्ली में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं, और लखनऊ और दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों की गिरफ्तारी हुई है, जिसकी हम कड़ी निंदा भी करते हैं। सरकार पेपर लीक पर रोक नहीं लगा पा रही है, और छात्र उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो छात्रों की आवाज को भी दबाया जाता है,
उन पर फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। मेरे और मेरे साथियों पर कई फर्जी मुकदमे यहाँ पे इलाहाबाद में किए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों ने पेपर लीक, जो RO का पेपर लीक हुआ था, UPP का पेपर लीक हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने डिमांड किया था कि इसको रद्द किया जाए, फिर से एग्जाम करवाया जाए। तो उसमें भी बहुत सारे छात्रों पर फर्जी मुकदमे किए गए। घर पे फोन करके परेशान करना, उनके जो रेंट पे रूम लेकर रहते हैं उनके मकान मालिकों को धमकाना कि कमरा मत दो, नहीं तो हम आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे, आपके घर में बुलडोजर चलवा देंगे। तो इस तरह की पूरी बातें जो है प्रशासन और सरकार एकदम तानाशाही पर उतारू है। लेकिन युवाओं से और युवाओं की तरफ से मेरा सिर्फ यही कहना है कि हमें लड़ना होगा और जो सरकार की तानाशाही है, जो पेपर लीक का पूरा भ्रष्टाचार है, उसको उजागर करते हुए इस पर रोक लगाने की मांग करनी होगी। हम लोग इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं और ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। जी जी, अब हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम जी भी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर सुनीलम किसान समाजवादी नेता है और किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो मैं उनके से गुजारिश करना चाहती हूँ कि डॉक्टर सुनीलम जी आप आए और इस विषय पर, मोदी सरकार लीक सरकार, ऐसे विषय पर अपनी टिप्पणी दीजिए। जी, पेपर लीक सरकार, डॉक्टर सुनीलम जी। देखिए, हम लोग जब ये कार्यक्रम कर रहे हैं तब देश के शिक्षा मंत्री जो है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अब ये जो पूरा मामला है जिसको लेकर के अभी बता रहे थे हमारे छात्र नेता की कहाँ कहाँ प्रदर्शन हो रहा है और किस तरीके से दमन चल रहा है, आपको मालूम है ये सब तो पूरा मध्य प्रदेश के अंदर आपको व्यापम की जानकारी सबको होगी कि यहाँ से शुरुआत हुई 1990 से। पहला मामला जो है 2013 के अंदर सब कुछ खुला, व्यापम का जो घोटाला सामने आया उससे 32 लाख छात्र जो है वो प्रभावित हुए। यहाँ पर 56 ऐसी अननेचुरल डेथ्स हुई जो लोग व्यापम घोटाले के साथ में जुड़े हुए थे। तो ये इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ और जो चीज चल रही थी, मतलब जब 90 से शुरू हुआ, जो चीज 2013 में चल रही थी और वही 2024 के अंदर चल रही है। इसका मतलब ये है कि शिक्षा व्यवस्था या जो ये जो प्रतियोगिताओं वाली जो व्यवस्था है ये पूरी की पूरी जो है एक माफिया तंत्र के अंदर तब्दील हो गई है। मतलब एक एक पेपर के लीक का लोग जो है मतलब 30-30 लाख रुपया तक दे रहे हैं। ये वाली बात सब इसके स्टिंग ऑपरेशन और सब कुछ जानकारियां ये बाहर आ गई हैं। अब सवाल ये है कि अगर छात्रों का पूरा विश्वास ही इसमें खत्म हो गया है परीक्षा के पूरे तंत्र के अंदर, तो स्वाभाविक से जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। भविष्य तो पूरी तरीके से बढ़ रहा है। सबसे पहले तो ये वाली बात होनी चाहिए कि शिक्षा मंत्री जब 7 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना करेंगे तो उन्हें जो है इस्तीफे की घोषणा उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि जो मंत्रालय है वो पूरी तरीके से जो है वो इसके अंदर असफल रहा है। छात्रों से हम जो है बहुजन समाज के माध्यम से जरूर अपील करना चाहते हैं, इस बार उन्हें एक बार इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षाएं होना, परीक्षाओं का रद्द होना, पेपर लीक होना, यही आपके खाते में आया है। अब अगर यही खाते में आया है तो उसका विरोध तो करना पड़ेगा। सरकार का तो काम हो गया, सरकार ने कहीं ना कहीं वो जोड़ने का कोशिश कर रहे, तेजस्वी यादव को जोड़ रहे हैं, उसके साथ में किसी और को जोड़ देंगे तो मिलाकर के आप कहेंगे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो वो कहेंगे कि भाई इसकी नेता की गिरफ्तारी होने का काम करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि पूरे मुद्दे को एक पॉलिटिकल इशू बनाने का काम जो है इसका मतलब ये है कि आप जो माफिया चला रहा है, ये सब घोटाले कर रहा है, आप उनको बचाने का काम करना चाहते हैं। जी, सुनीलम जी का भी शायद नेट चला गया है तो बीच में से उनकी आवाज चली गई है। अब हमारे साथ शशांक यादव जी है, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के। शशांक यादव जी, अब आप अपनी टिप्पणी दीजिए इस विषय के ऊपर, आप क्या कहना चाहते हैं? जी शशांक यादव जी। मेरा मत थोड़ा सा भिन्न है। जितने भी हमारे पैनलिस्ट साथी आए हैं सभी ने प्रॉब्लम को रखा है और काफी सही बातें रखी भी हैं, तथ्यात्मक बातें रखी हैं।
लेकिन मैं इसको एक साजिश के रूप में देखता हूँ। और साजिश ये है कि ये नीट को सेंट्रलाइज किया। पहले अलग अलग प्रोविंसेस के पीएमटी होते थे, फिर सीपीएमटी कर दिया, फिर उसको नीट बना दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज के भी प्रोविंशियल एग्जाम्स हुआ करते थे, और इन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के चलते हुए कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, इस तरह की जो इनकी सेंट्रलाइज यूनिफिकेशन की जो भावना रही है, उसका पॉलिटिकल मकसद उठाया है। तो एक तरफ तो इनका ये राजनीतिक एजेंडा है, और दूसरी तरफ ये है कि एनटीए के जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो भी चीफ है, उनके बारे में भी आ रहा है कि वो संघ के बहुत पुराने पदाधिकारी रहे हैं, और वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी शायद यूपीएससी वो पीसीएससी के चेयरमैन लोक सेवा आयोग वगैरह के रहे हुए हैं। दूसरा एंगल ये मतलब ये मैंने बताया कि कैसे संघ परिवार अपने लोगों को इन जो एडमिशन की प्रोसेस है उसको सेंट्रलाइज अपने हाथों में रख के अपने लोगों को रखना चाहता है। और चूंकि मंशा गलत है तो उसमें लगे हुए लोग भी लीकेज का फायदा उठाते हैं और पेपर लीक वगैरह में लगे हुए हैं। और जो तीसरी वजह जो मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ कि नॉर्मली आप अगर देखें फाइनेंस के मामले में देखें तो इन्वेस्टर को एक सलाह दी जाती है कि अपने फंड्स को आप डाइवर्सिफाई करिए, कुछ पैसे म्यूचुअल फंड में लगाइए, कुछ पैसे आप एफडी में लगाइए, कुछ पैसे आप शेयर्स में लगाइए। किसान से कहा जाता है कि आप खेती एक ही चीज की मत करिए, उसमें विविधीकरण करिए, कुछ आप ज्वार लगाइए, कुछ बाजरा, कुछ गेहूं, कुछ सब्जी लगाइए। वैसे ही जो स्टेट लेवल पे जो परीक्षाएं होती थी, अरे पर्चा लीक होता तो किसी एक आध स्टेट का होता। जो हमारे 30 राज्य थे तो एक छोटे के हिस्से में परीक्षा प्रभावित होती। हर स्टेट वाइज पीएमटी की और इंजीनियरिंग की परीक्षाएं हो रही थी, ठीक ठाक चल रही थी। सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी का भी इन्होंने सेंट्रलाइज प्रोग्राम कर दिया। शिक्षा व्यवस्था को ये पूरी तरीके से पहली बात तो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था को ये चाहते हैं कि इनके इशारे पर चले। और जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात लग रही है कि ऐसा जानबूझकर हो रहा है। डॉक्टर सुनीलम अभी बोल रहे थे कि शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें। वो क्यों इस्तीफा दें? वो मुझे लग रहा है कि बाकायदा पॉलिटिकल एजेंडे के अधीन ही काम कर रहे हैं कि जानबूझकर लीकेजेस होने दिए जा रहे हैं ताकि हमारे यूथ का इस सिस्टम से भरोसा ही टूट जाए, सरकारी मशीनरी से भरोसा ही टूट जाए। क्योंकि आप जो बेरोजगारी का आलम ये है कि पीएचडी लड़के बेचारे चपरासी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और इनको ये लगता है कि आदमी इतना दयनीय है, एक बहुत बड़ी जनसंख्या इतनी दयनीय है कि वो किसी भी कीमत पर काम करने को तैयार है। तो ये जो शोर है ये इलीट क्लास का, थोड़े से चंद लोगों का शोर है। नीट का एग्जाम लीक, पेपर लीक, फलाना लीक। क्योंकि अब आप पुलिस भर्ती सबसे बड़ा अभी यूपी का जो मैटर हुआ, 54 लाख लोग बैठे हुए थे, लेकिन जहां पर 15 करोड़ वोटर हैं तो 54 लाख की क्या हैसियत है? आप ये बताओ। उनको कोई डर नहीं लगता है। दिल्ली जो एजुकेशन हब है, दिल्ली के एजुकेशन हब में जहां पूरे देश का बच्चा पढ़ रहा है आके, जहां पूरे देश के बच्चों ने आके अपनी पूरी जीवन लगा दिया है कोचिंग कॉलेजेस में, आईएएस की तैयारी हो चाहे नीट की तैयारी हो, यूजीसी का पर्चा भी इनका अभी आउट हो गया है, और आराम से बड़ी बेशर्मी के साथ बीजेपी के युवा संगठन भी काम कर रहे हैं, उनकी साथ साथ सीटें भी निकल रही हैं, और सबसे ज्यादा भीड़ भी यूथ की हो रही है। उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी पर बाकायदा जहां पर एक बहुत बड़ा कई कॉलेजेस का मिला के दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र संघ है। तो मुझे तो लग रहा है कि ये काफी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं कि बच्चे डिग्री होल्डर बेरोजगार घूमेंगे तो देश की बदनामी होगी। इससे बढ़िया है कि वो ज्यादा हायर एजुकेशन की तरफ उनका लालच ही ना जाए, पैसे ज्यादा खर्च ना करने पड़े, बैंक से कर्जा लें, पकौड़े की दुकान खोलें और पान की दुकान खोलें, और वो खुद ही अपने को नियति मान लें। तो मैं इसको एक साजिश के रूप में लेता हूँ, गवर्नमेंट के फेल्योर के रूप में नहीं लेता हूँ। कि गवर्नमेंट का जो मुझे लगता है, जो मेरा अपना आकलन है कि गवर्नमेंट साजिशन इन एग्जाम्स को, पेपर लीक्स को होने दे रही है, उस पर सीरियस नहीं है, दिखावे के लिए कानून बना रही है।
और वो ये चाहती है कि इन बच्चों का मन इन परीक्षाओं से हटे और जो भी सिस्टम है उसको सेंट्रलाइज करके पूरे देश में संघ परिवार के जिन तरह से लोगों को बैठाया गया है एनटीए एजेंसी के हेड और मेंबर्स के रूप में, तो वो जो भी सरकारी सिस्टम है उसको अपने हाथ में कब्जे में करके अपने लोगों को बैठा सके। जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, मुझे कुछ कहना नहीं, आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, यूनिवर्सिटीज के जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जो प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और जो एकेडमिशिया में जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उनमें जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का उनका आउटपुट निकल के आ रहा है, वो हर जगह कई जगह तो मजाक के भी पात्र बनते हैं। तो ये हमारी आपकी चिंता जायज है कि बच्चों के हक के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने जब इंडिया गठबंधन का एजेंडा बनाया था तो उस एजेंडे में इसको टॉप प्रायोरिटी रखी थी कि एग्जाम्स की और खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की शुचिता, प्योरिटी बनी रहे और बच्चे को एक एहसास रहे कि हम कितना सही हैं, हम कितनी जगह पर इसको कर सकते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। अखिलेश जी ने पुलिस भर्ती में ये रखा था कि भाई आप फिजिकल उस पर आइए, सिपाही को कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, वो नाम लिखना जानता, वो एक मिनिमम क्वालिफाइंग टेस्ट था कि वो हिंदी और मैथ्स को जानता है, एलिमेंट्री मैथ्स जानता हो, बाकी उसके शरीर का काम है, आए अपना, क्योंकि उसमें कोई बेईमानी नहीं हो सकती है, रेस में कोई बेईमानी नहीं हो सकती है, कोई फिजिकल मेजरमेंट में कोई बेईमानी नहीं हो सकती है, रेस लगाओ और जो मेरिट पे निकलता है आप निकलते चले जाओ। लेकिन इन्होंने कहा कि साहब ये बेईमानी हो रही है, और उसकी जगह पर जो व्यवस्था लेके आए वो आपने उसका हाल देख लिया। 11 पर्चे अब तक 10 सालों में उत्तर प्रदेश सरकार के लीक हो चुके हैं, सेंट्रल स्टेट लेवल के तमाम सेंट्रल लेवल के पर्चे लीक हो गए हैं, तेजस्वी के हटने के बाद बिहार में भी पर्चे लीक हो चुके हैं, और नीट की परीक्षा के तार गुजरात तक से पकड़े जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है, ये केवल माफिया के अधीन नहीं है। मुझे कभी कभी शक होता है, इसका मेरे पास कोई प्रमाण देने की स्थिति नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि पॉलिटिकली ये जानबूझकर सरकार होने दे रही है ताकि बेरोजगारों की फौज के अपमान से बच सके, और इस पर सुधार की ये जो हमारा यूथ है, जो बच्चे हैं, अब हम उन बच्चों से उम्मीद करें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम ये उम्मीद करें कि सड़क पर वो आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा अन्याय उन बच्चों के साथ होगा जो कंपटीशन के उस पर बैठे हुए हैं। ये तो हम लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो आम जनमानस है, उन बच्चों के जो माँ बाप हैं, जो अभिभावक हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको एक जन आंदोलन के रूप में लें और सरकार को इन परीक्षाओं की पवित्रता, शुचिता बनाए रखने के लिए सरकार को मजबूर करें। मुझे इन जितने अभी बीच की परिस्थिति हो रही है, इसमें कहीं पर कोई शक नहीं है कि अब आने वाले दिनों में परीक्षाओं की स्थिति और खराब होगी। मुझे यही कहना था। धन्यवाद। जी शशांक यादव जी, आपने बहुत विस्तार से कहा और आपने बताया कि इसमें कुछ साजिश लगती है और बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के युवाओं को बेरोजगार ही रहना देना चाहते हैं। तो ये बात को आगे बढ़ाते हुए अब मेरे साथ में अवधेश सिंह जी फिर से जुड़ गए हैं। मैं उनसे थोड़ी आप अपनी बात फाइनल करिए, उसके बाद डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी हैं, वो इस कार्यक्रम को पूरा करेंगे। जी अवधेश जी। जी मैम, मैं बेसिकली एनटीए के अलावा एनईपी पे भी बात करना चाह रहा था, क्योंकि ये जो है इस सरकार के द्वारा ही लाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी एक बनी बनाई व्यवस्था थी शिक्षा की, उसको पूरी तरह से चौपट करने का इन लोगों ने एक मंसूबा लिया हुआ है, और चीजें कुछ नहीं बदल रही है ग्राउंड पे। मुझे लग रहा है पिछले 4 साल से एनईपी का जो है वो चल रहा है ना। और यहाँ पे मैं बताऊँ, काशी जो विश्वविद्यालय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े विद्वान जो हैं इस मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या बदलाव लाना चाहती सरकार, ये नहीं समझ पा रही। क्योंकि कभी बोला जाता है कि माइनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट रहेगा, ये पहले भी रहता था। क्रेडिट ट्रांसफर या क्रेडिट बेस्ड सिस्टम रहेगा, वो भी पहले रहता था। 10+2 जिसको हम लोग बोलते थे, इसको ये लोग अब 5+3+3+2 करके नाम कुछ अलग दे रहे हैं। ये सब चीजें हैं, बस नया उसका नाम ये लोग उसमें दे रहे हैं।
तो मुझे लग रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ इसलिए लाई गई थी ताकि ये बताया जाए कि शिक्षा के प्रति जो है भाजपा की सरकार जो है बहुत सजग है, उसको बहुत सीरियसली लेती है। दूसरी चीज जो मैं बताना चाह रहा था वो एनडीए से जुड़ी हुई थी। एनडीए को लेकर बहुत गंभीर आरोप शुरू में फरवरी में एक बार राहुल जी से मुलाकात हुई थी, हमारे कुछ शिक्षक डेलीगेशन की, वहां पे भी हमने बात उठाई थी कि एनडीए जो है एकदम प्राइवेट एजेंसी की तरह काम कर रही है, या इसको कहिए आपकी एक तरीके से ऑनलाइन, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बॉडी नहीं है, लोग अलग अलग शहरों में राज्यों में नहीं है। और जो कि अभी यहाँ पे बात कार्यक्रम में हो चुकी है कि पहले डिसेंट्रलाइज एग्जाम होते थे और हर एक बॉडी की जिम्मेदारी होती थी एक एग्जाम को कराने की। उस चीज को जो है इन लोगों ने क्या किया, एक रातों रात बॉडी बनाई और उसको देश भर के सारे एग्जाम इन लोगों ने दे दिए। और मुझे लगता है बड़े एग्जाम में सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम रह गया जो एनडीए नहीं करा रही, अन्यथा सारे बड़े एग्जाम जो है कुछ चाह रहे थे कि एनडीए ही करे। और उसके पीछे की मंशा कुछ नहीं थी, सिर्फ कंट्रोल करना चाहिए एग्जाम्स में। और मुझे लग रहा है कि विधायक जैसा कह रहे हैं अभी, मुझे लग रहा है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ साजिश है। और साजिश क्या है, वो साजिश में फेल हो रहे हैं, हो सकता है पैसे कमाना हो इनका उद्देश्य, क्या जो भी है, लेकिन ये जो है पूरे की तरह बच्चों के साथ, छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और छात्रों से सीधे रूप से जुड़े होने के कारण मैं ये बता सकता हूँ कि पिछले 5 साल से कोरोना के बाद से जिस तरीके से बच्चों को यहाँ पे बोला गया कि ओपन बुक एग्जाम दीजिए या बिना एग्जाम के प्रमोट कर दिया गया, इस तरीके की चीजें हुई। हालांकि महामारी थी, मान लेते हैं कुछ मजबूरियां हो सकती थी, लेकिन इसमें शिक्षा के लोग सीरियसली लिए नहीं। उसी महामारी में ये लोग नई शिक्षा नीति लेके आए और नई शिक्षा नीति में इनका एक भारतीय शिक्षा मंडल है जो कि लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में लगभग महीने में 2 बार इनके प्रोग्राम हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी हो रहा है। और ये लोग आके अपनी बातें रखते हैं, लेकिन उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात होती है, इंडियनाइजेशन की बात होती है, लेकिन ये हमारे समझ में नहीं होता है आता है कि जो हम लोग मॉडर्न एजुकेशन की बात पहले करते थे या जिस मॉडर्न एजुकेशन की तरफ हम लोग अग्रसर थे, उसमें क्या कमी थी जो ये चीजों को ले आके हम लोग के ऊपर थोपा जा रहा है। और वही विषयों का नाम, अब चूंकि करिकुलम बनाया जा रहा है, सिलेबस बनाया जा रहा है, लगभग वही कंटेंट पहले 5 यूनिट में पढ़ाया जाता था, 4 यूनिट में पढ़ाने की बात हो रही है। जैसे कि पहले 6 सब्जेक्ट होता था, अब बोला जा रहा है कि 5 सब्जेक्ट पढ़ाइए। तो ये मतलब कुल मिला के 19-20 कर रहे हैं पुरानी पॉलिसी को। और बच्चों की प्लेसमेंट, बच्चों की नौकरी को लेके, बच्चों के रोजगार को लेके 1% सीरियस नहीं, 1% सीरियस नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर तरफ जो है अगर हम नजर घुमाते हैं तो या तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब मिलती है। आप गुजरात का भी कोई यहाँ पे हमारे साथी बोल रहे थे कि 11 महीने की नौकरी, मैडम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 3-3 महीने के लिए भी टीचर्स को नौकरी मिल रही है और 3 महीने के बाद जो है एक्सटेंशन हो रहा है। और इस तरीके से उनका कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी बरकरार रखा जा रहा है और 12 महीने का पूरा नौकरी नहीं दिया जा रहा है, ये बोल के कि वो रेगुलर हो जाएंगे, क्लेम करेंगे कि हमारे एक्सपीरियंस का हमको सर्टिफिकेट दीजिए और ये सब चीजें। ऐसी चीजें जो है पहले पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं थी। पहले की सरकारें जो थी वो वेलफेयर के लिए काम करती थी, अभी जो है ये पूरी तरह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। और जो जनमानस है हमारे देश का और खासतौर से युवा, ये जग रहे हैं अब धीरे धीरे, क्योंकि जब अपने ऊपर गुजर रही है तब हर व्यक्ति को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैं भी इसका शिकार हो गया। मैं अभी बात कर रहा था, मेरा कनेक्शन कट गया था, कल से मेरा कम से कम ऐसे 20 छोटे छात्रों से, बच्चों से बात हो चुकी है जो कि बहुत कट्टर समर्थक थे भाजपा के, और आज वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सरकार को नहीं आना चाहिए था, गलती हो गई। तो मेरा ये मानना है कि जब अपने ऊपर किसी की गुजर रही है तभी उसको ये चीज लग रही है, और अभी भी अगर नहीं चेतेंगे तो हम लोग जो है विनाश की तरफ बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था, प्रतीकों की राजनीति। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब बनारस में आए थे तो बनारस में इन लोगों ने एक मतलब वो बनाया हुआ है, उसको I'm sorry, मुझे नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उसका विजिट करने गए थे, केबल कैप बनाया हुआ है। और उसका कुल उद्देश्य ये है कि पर्यटक जो है हमारे मतलब बनारस में आए तो उनको यहाँ की प्रदूषण जो है उससे मतलब उनको रूबरू ना होना पड़े। यानी यहाँ पे जो भी काम बनारस हो रहा है सिर्फ पर्यटकों के लिए हो रहा है, बनारस के लोगों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। और बताया जा रहा है कि आप जब इलाहाबाद से आइए तो रोड चौड़ी हो गई है, जब आप सोनभद्र की तरफ से आइए तो रोड चौड़ी हो गई है या की जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसको दिखाना चाहते हो, बनारस के लोगों के लिए क्या किया आपने? आज तक बनारस में बिजली जा रही है दिन भर में 8 बार, जल जमाव हो रहा है, ये सब समस्याओं से अभी तक बनारस के लोग जो है मुक्त नहीं हो पाए। और शिक्षा को तो बिल्कुल बर्बाद कर दिया। शिक्षा भी चूंकि आज बात हो रही है,
तो मैं फिर से कहूंगा कि शिक्षा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, और इसीलिए विपक्ष को एक इसका मुद्दा लाना पड़ा था चुनाव में कि हम लोग शुचिता को बनाए रखेंगे और हम लोग जो है पेपर लीक से बचाएंगे और कड़े कानून बनाएंगे। उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, एक शब्द बोला भी नहीं जा रहा है। जी मैम। जी अवधेश सिंह जी, अब हमारे साथ डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं और वो मेरे सह संचालक हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम का समापन कीजिए। मैं आप लोगों के बीच में से क्षमा चाहती हूँ। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मुद्दे पर पूरे देश के पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हमारे तमाम साथी इसमें जुड़ने वाले थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष धनंजय जी भी इसमें जुड़ने वाले थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लोग जुड़ने वाले थे, गोरखपुर से जुड़ने वाले थे, लेकिन वो सारे साथी कहीं न कहीं से इन्वॉल्व हैं। हमारे छात्र सभा के अध्यक्ष ये विनीत जी भी जुड़ने वाले थे, लेकिन सबका ये कहना था कि अगर हम डिटेन कर लिए गए, और डिटेन तो उनको होना ही होना है, उनको प्रतिकार तो करना ही है। हमारे इलाहाबाद के साथी हैं, अभी मनीष था, वो पीएचडी कर रहा है और उसके ऊपर केस, मैंने उसकी पीएचडी तैयार रखी हुई है और उसको सबमिट नहीं करना है, उसको निष्कासित कर दिया गया है। तो और इसी तरीके से नेट के एग्जाम में भी ये सारे बच्चे हमारे बैठे हुए हैं कि आगे, और वहां पर भी उनको, तो यह तो होना ही होना है। मोदी जैसा नेतृत्व जो हमारे देश को मिलेगा, एक जमाना हुआ करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक विजन हुआ करता था और उनकी अध्ययता, उनके सारे ज्ञान से ये पूरी दुनिया आलोकित अपना हुआ करती थी। तो उस समय अबुल कलाम शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उस समय नूरुल हसन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, लेकिन जब हमारे इंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्वान आया तो इन्होंने शिक्षा मंत्री बनाया अपने परम विदुषी स्मृति ईरानी जी को इन्होंने बना दिया। और तो उसी समय से देश ये स्पष्ट हो गया कि ये इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं। और ये तो खुलेआम कहते हैं शिक्षा संघ का क्या मतलब है, ये तो खुलेआम कहते हैं कि हम तो गुजरात के हैं और हम तो धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के जहां जहां सेंटर ये खोल सकते हैं वो सारे सेंटर इन्होंने किया। अभी हमारे साथियों ने बताया कि एकीकृत व्यवस्थाएं चाहते हैं, अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम रहेगा तो वहां से धंधा करना, वहां से उगाही करना इनको दिक्कत होगी, मुश्किल होगी, इसलिए उन्होंने केंद्रीकृत एक व्यवस्था कर दिया कि एक ही जगह से हम सबको नियंत्रित कर लेंगे और जितना कुछ भी दोहन हो सकेगा हम उसका दोहन करेंगे। 10 साल में इन लोगों ने जो किया, इनको अच्छी तरह मालूम था कि इस तीसरी बार में हम आने वाले नहीं है, जिसका परिणाम ये हुआ कि चुनाव तो ये लोग लड़ रहे थे लेकिन उसमें इनको आभास था, तो इसलिए इन्होंने देश का पूरा दोहन किया। चुनाव हो जाने के बाद 3 दिन के अंदर जिस तरीके का इन लोगों ने गुब्बारा उठाया, फुलाया और शेयर बाजार से 45 लाख करोड़ रुपए 2 दिन के अंदर इन लोगों ने दोहन कर लिया, अपने मित्रों के माध्यम से इन लोगों ने दोहन कर लिया। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था में इनका निट है और ये सब है, ये तो उसका अंग है इनका। और राहुल गांधी तो बड़े साफ शब्दों में, बड़ा दूरदर्शी हम उसको मानेंगे, क्यों तो साफ करें कि इनका मकसद शिक्षा में, इनका मकसद ये सब है ही नहीं कि उसका सबका एडमिशन कराया जाए और क्या किया जाए। उनका मकसद तो इस समय ये है कि हम किस तरीके से 240 की अपनी संख्या को हम बचाए रखें और हम सरकार बनाएं, और सरकार में फिर इन प्रकार ईडी से, सीबीआई से और तरह तरह से अपना लोगों को धमका करके हम अपना किस तरीके से 272 का हम अपना लक्ष्य पूरा करें और हम किस तरीके से अपना स्पीकर करें। उनका ध्यान वहां केंद्रित है, उनको इससे क्या फर्क पड़ता है, और फर्क पड़ता है उनको, इसमें भी वो पूरे खुलेआम धंधा कर रहे हैं। आज उनका एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में बैठ करके अभी 1 घंटे पहले वहां पर उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें उन्होंने सीधा दोष मढ़ दिया है कि इसमें तो तेजस्वी इन्वॉल्व है। लीजिए साहब, सरकार आपकी, सत्ता आपकी, प्रदेश सरकार आपकी, देश में सरकार आपकी, इंटायर पॉलिटिकल साइंस का विद्वान व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनाया है और इतने बड़े धर्मेंद्र प्रधान को आपने वो बना रखा है, और साहब तेजस्वी यादव इनका पर्चा लीक करा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं इनकी, जो भी हो रहा है, ये अपने आप में फ्रॉड है, ये देश के साथ एक तरीके से देशद्रोह है, देश के साथ गद्दारी है कि ये देश की शिक्षा व्यवस्था को ही ये चौपट करके देश के हमारे नौजवानों को अवसादग्रस्त करना चाहते। अवसादग्रस्त हो चुका है,
10 साल में आपने कोई नौकरी नहीं दिया। नौकरी दिया भी तो क्या दिया साहब, अग्निवीर दे दिया आपने। अग्निवीर क्या हुआ कि बच्चे हमारे यहाँ एक कहावत होता है कि भाई जब भी अपना सरकारी नौकरी मिलती है तो उसके बाद अखबार उपवार आते हैं और बच्चों की शादी वादी हो जाती है, तो जब तक उनकी नौकरी होकर के अपना अखबार आने की स्थिति बनती है अपना, तब तक पता चला कि बच्चा घर आकर के बैठ गया। तो फिर ऐसी हालत में बच्चों में, पूरे देश में नौशाद का वातावरण है, अवसाद का माहौल है। और इन सब के बीच जो चीजें हुई हैं, ये नीट का और पूरे देश के पैमाने पर जो उच्च शिक्षा के प्रति जो उनका वो है, वो सब इनका दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल ये अपनी सरकार बनाने में ही अपना जुगत में लगे हैं, लेकिन विपक्ष भी इस बार मजबूत विपक्ष है। अब देखते हैं विपक्ष क्या करता है। सच तो यह है कि सरकार सदन बनने से पहले, सदन गठन से पहले जांच कमेटी बननी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए और शेयर घोटाले की जांच के लिए बनना चाहिए। और इस शिक्षा घोटाले पर भी इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये बार बार पेपर क्यों लीक कराया जाता है, पेपर लीक होता है तो क्यों होता है, इसकी जिम्मेदारी क्या है। और हम तो कहेंगे कि बार बार पेपर लीक कराया जाता है, ये भर्ती का भी पूरा लीक कराया जाता है ताकि भर्ती न होने पाए, नौजवान अपना बेरोजगार ऐसे सड़क पर अपना भटकता रहे, ताकि भारतीय जनता पार्टी और इनको कुछ पेड, कुछ ये पढ़े लिखे अपना बेरोजगार इनको मिलते रहे, इनका झंडा ढोने के लिए, इनका डंडा ढोने के लिए, इनका नारा लगाने के लिए। लेकिन अब तो जनता ने समझ गई है और ये अभी तो जनता इनका इंतजार कर रही थी। ये नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा था ना कि भाई नहीं, ये 50 दिन का हमको समय दीजिए चौराहे पर, तो बनारस के लोग तो इनका इंतजार कर रहे थे। और आज की तारीख में 10 साल हो गया, आज तक वो कभी सांसद बन के तो नहीं आए बनारस में। इस बार तो प्रधानमंत्री भी बन के आए, लेकिन जनता ने उनको उनका भरपूर स्वागत किया, स्वागत करना शुरू कर दिया। और हमारे अंदाज से आने वाले दिनों में उनका इसी तरीके से पूरे देश के पैमाने पर स्वागत किया जाएगा। लेकिन ये इतने बेइज्जत और इतने बेहया लोग हैं कि शायद अपने इंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो ज्ञान है वो अपना इसी में निकालेंगे। और ये जो हमारे बच्चे हैं जो अपना पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, और उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, उनके सारे लोग वो कहीं न कहीं से अवसादग्रस्त हो रहे हैं। लेकिन वो अवसादग्रस्तता से बाहर निकलेंगे। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आएंगे। और आज जो देश के पैमाने पर जो इसका ये प्रतिवाद किया जा रहा है,